हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है। आज से हम क्लास 10th मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे। तो इस एनसीईआरटी बुक से ही सीबीएसई हमेशा क्वेश्चन पूछती है। तो इस सीरीज का मेन हमारा जो एम है वो सीबीएसई ने जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं और फर्दर जो भी पूछेंगे इसके रिगार्डिंग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपकी क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बुक का भी है। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम इसमें देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। तो इसके रिगार्डिंग हम जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। देन पीवाईक्यू भी देखेंगे सीबीएसई ने जो पूछे हुए हैं। देन फर्दर हम रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स क्या क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। देन फर्दर हम देखेंगे एफटीए जो कि आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम देखेंगे इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। तो कुल मिला के हम इस रियल नंबर्स में ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। इनके सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। जो बेसिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो रिसेंट में हम क्वेश्चंस देख रहे हैं सीबीएसई, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। जी कोई भी आप बड़े से बड़े ऑथर की बुक, बड़े से बड़े पब्लिकेशन की बुक उठा के देख लो, उसके लिए जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो हम सारे के सारे इस सीरीज में आपके बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो आज हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम वो स्टार्ट करते हैं और उसी के रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपने एचसीएफ एलसीएम लोअर क्लासेज में भी पढ़ा होगा, बट आज हम इसको और ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। मे भी कुछ बच्चों को याद भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम के रिगार्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसके रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम के रिगार्डिंग कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो फर्स्टली हम इसमें देखेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन के बारे में है। और एल्गोरिदम का मीनिंग है कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो स्टेप्स होते हैं उसको हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। तो आपको क्लास 10th में किसी भी कोई भी डेफिनेशन लर्न करने की नीड नहीं है, जस्ट आपके बेसिक्स ही क्लियर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम मीन्स डिवीजन मीन्स डिवाइड करना, और एल्गोरिदम मीन्स जब भी हम कोई डिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो स्टेप्स होंगे, जो प्रोसेस होगा, उसी को हम डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। बट मेनली हम यहाँ पर देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम की जो इक्वेशन है जो मेन, वो यहाँ पर देखेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिदम की जो इक्वेशन है वो स्टेट करती है हमें डिवीजन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसा कि आपने प्रीवियस या लोअर क्लासेज में भी पढ़ा होना, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 4 पे जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा जो 12 है इसे हम बोलेंगे डिविडेंड, और जो ये 3 है इसे हम बोलेंगे डिवाइजर, क्योंकि इसी से डिवाइड कर रहे हैं 12 को। और जो हमारा ये 4 है इसे बोलेंगे हम कोसेंट। और ये 0 है ये हमारा होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर के रिगार्डिंग कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, बस ओनली रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में 12 अब आपका होगा डिविडेंड, 3 होगा डिवाइजर, 4 होगा कोसेंट और 0 होगा रिमाइंडर। आप लोग सोचोगे भी ये तो एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नहीं दे रखा, बट इसके रिगार्डिंग जब हम फैक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें इस इक्वेशन की नीड होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस केस में तो हमारा जब 12 3 को डिवाइड करेगा तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 है। बट मे बी ऐसा भी हो सकता है 17 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा 17 होगा डिविडेंड और 4 होगा डिवाइजर।
और यहां पर ये 4 होगा कोसेंट और 1 होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर अगर आप देखोगे किसी भी केस में देख लेना, हमेशा जो अंदर हम लिखेंगे इससे बोलेंगे डिविडेंड, जिससे डिवाइड करेंगे वो होगा डिवाइजर, और जो यहाँ पर या यहाँ पर हम लिखे जाते हैं जितनी बार वो नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं जितनी बार पे जाता है वो होगा कोसेंट, देन रिमाइंडर। और रिमाइंडर के रिगार्डिंग एक रिस्ट्रिक्शन जो आपको सभी को पता है, ये हमेशा डिवाइजर से कम होगा। यहाँ पर भी 1 है जो 4 से छोटा है, अगर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बड़ा होगा तो फिर इससे डिवाइड ही होगा फर्दर, इसलिए रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए। और अगर आप इस डिवीजन में देखें तो यहाँ पर भी क्या रिमाइंडर 0 है जो कि 3 से छोटा है, तो दोनों ही केस में रिमाइंडर आपका कुछ भी हो सकता है। अब किसी भी एक इक्वेशन या दोनों को हम सेटिस्फाई करें तो पहले तो आप इसको देख लो, यहाँ इस इक्वेशन में हम सारी की सारी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। फर्स्टली अगर हमने डिविडेंड 12 लिया है तो यहाँ पर आप लिखोगे 12, देन डिवाइजर है 3, देन कोसेंट है इस क्वेश्चन में 4, प्लस रिमाइंडर है आपका 0 इस क्वेश्चन के लिए। तो ये देखो आप LHS और RHS क्या होगा, 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, ये क्या होगा इक्वल है। तो इट मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन है डिवीजन एल्गोरिथम की वो इसको क्या करती है, फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पर स्टेट करें तो यहाँ पर हम देखेंगे डिविडेंड 17 है, डिवाइजर 4 है, देन कोसेंट भी 4 है, और देन रिमाइंडर आपका क्या है 1। तो इस केस में भी आप देखोगे 17 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 1 एक ये 17 हो रहा है। तो इस केस में ये भी इसको एकदम सेटिस्फाई कर रहा है LHS और RHS। तो आप कहोगे कि मैम हमें ये पढ़ने की इसमें नीड ही क्या है, अलजेब्रा में भी हम ये करेंगे क्योंकि 2024 और आई थिंक 2025 में CBSE ने इस डिवीजन इक्वेशन के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अलजेब्रा में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो हमारा फैक्टर का कॉन्सेप्ट अराइज होता है वो मेन इसी इक्वेशन से अराइज होता है। तो आपको ये एकदम क्लियरली समझना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। कॉपी कर लो इसे। नेक्स्ट हम अब देखते हैं जो हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी है इसमें, फैक्टर्स। तो जब भी हम फैक्टर्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं कि फैक्टर्स क्या है, तो फैक्टर वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और उस केस में रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहता है। इट मीन्स वो डिवाइजर जो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करे, जो हमने अभी डिवीजन एल्गोरिथम में देखा था, कंप्लीटली डिवाइड करे। फर्स्टली यहाँ लिख लो फैक्टर्स, तो उस केस में हम उसको फैक्टर्स बोलेंगे। इट मीन्स अगर डिवाइजर क्या हो, डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो 12 को 2 से देखेंगे तो 2 6 या 12 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है 0 आपका। तो डिवाइजर यहाँ पर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर आपका 0 है। आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 124, इसको कर दिया आपने 4 से, ये चला गया यहाँ पर आ गया 31 0। तो इस केस में भी रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो वो सारे के सारे डिवाइजर जो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 हो, वो उसके हमेशा फैक्टर्स कहलाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम 12 के फैक्टर्स की बात करें तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 12 के फैक्टर्स आ जाएंगे 1 तो देखो सभी का फैक्टर्स होगा क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहता है। तो 1 तो सभी का होगा और एक नंबर इटसेल्फ भी सभी का फैक्टर्स होगा। देन आता है 2 3 4 6, ये सारे के सारे क्या होंगे 12 के फैक्टर्स होंगे। क्योंकि कोई भी एक नंबर को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, कोई भी एक नंबर लेकर अगर आप 12 को इन नंबर में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करोगे तो उस केस में आपका हमेशा रिमाइंडर 0 ही होगा। चाहिए आप कोई भी लेके देख लो, 6 लेके देख लो, यहाँ पर अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो उस केस में आपका रिमाइंडर क्या होगा 0। तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो फैक्टर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है
ये सारे के सारे फैक्टर्स कहलाएंगे 12 के, अगर वो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर आपका 0 है। ऐसे ही अगर हम 124 को देखें तो उस केस में इसके क्या हो जाएंगे 1 और नंबर इटसेल्फ तो हमेशा ही फैक्टर होंगे हर नंबर में। देन क्या आ जाएगा 31, देन क्या आ जाएगा 4, ये भी होगा और आगे फर्दर सोन और भी होंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो, फैक्टर्स को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो कंप्लीटली डिवाइड करे गिवन नंबर को और रिमाइंडर आपका 0। नेक्स्ट हम इसमें टर्मिनोलॉजी जो आपकी है वो देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हम कॉमन कोई भी अगर हम कह दें 2 पर्सन्स के बिटवीन क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटी है, तो कॉमन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें एक से ज़्यादा नंबर्स लेने की ज़रूरत है और उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। बट यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर नंबर्स के बिटवीन मोर देन 1 नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, आप कोई भी केस ले सकते हो, 4 नंबर्स ले सकते हो, उनमें कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है यही 12 और 6। पहले आप यहाँ पर 12 के फैक्टर्स लिखो। 12 का होगा 1 2 3 4 और 6 ये होंगे। अगर 6 के फैक्टर देखें तो 1 और नंबर इटसेल्फ तो हर किसी का फैक्टर होगा। देन क्या आएगा 2 3 ये आएंगे और इसमें 2 भी आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में 12 और 6 में कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 2, एक होगा 6 और एक होगा 3। तो अगर हम 12 और 6 के कॉमन फैक्टर्स यहां पर देखें तो आप लिखोगे 1 2 और 3 और 6। ये सारे के सारे क्या होंगे, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 भी कॉमन फैक्टर्स है, दोनों में है, 3 भी कॉमन फैक्टर्स है, दोनों में है, और 6 भी क्या है, दोनों में, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे 12 और 6 के कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। आप मोर देन 2 नंबर्स भी ले सकते हो, जैसे 3 9 27। इसके अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें 3 9 और 27 के कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो उस केस में आप देखो तीनों में से कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों को डिवाइड करे। तो आप देखोगे 3 ऐसा कॉमन फैक्टर होगा, ओनली 1, जो तीनों ही नंबर्स को डिवाइड करेगा, 3 को भी, 9 को भी और 27 को भी। तो 3 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 3 9 और 27 का। तो कॉमन फैक्टर की मीनिंग है कि जो गिवन नंबर्स को तीनों को या मोर देन 3 नंबर्स हो जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर 0, इट मीन्स वो सभी नंबर्स में कॉमन हो, वही कॉमन फैक्टर हो, सबका सभी का वही ही फैक्टर हो, तो उसे हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। कॉपी कर लो इसे। अब नेक्स्ट जो आता है, हमने फैक्टर्स भी देख लिए क्या हो गया और कॉमन फैक्टर्स भी देख लिया क्या होता है। अब इसके बाद जो हम मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं वो हमारा आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। क्योंकि डिवाइजर कब फैक्टर बनता है, जैसा कि मैंने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम में जो इक्वेशन थी वो मैंने बताई थी। तो कब जो जीसीडी होता है या डिवाइजर होता है कब फैक्टर बनता है, जब रिमाइंडर 0। तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पर आता है HCF एलसीएम की रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे मेन HCF, जिसका नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वन मोर नेम होता है इसका, या आप इसे ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि ये नेम तो इसी का है, GCD, और इसे आप लिखोगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, H मीन्स हाईएस्ट,
G मीन्स ग्रेटेस्ट, सेम मीनिंग है दोनों का। देन C मीन्स कॉमन, और यहाँ पर भी कॉमन है, और इस GCD में भी C मीन्स कॉमन है। देन है F मीन्स फैक्टर्स, ठीक है, HCF की बात कर रहे हैं, और D मीन्स डिवाइजर। तो आप HCF बोल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दो, GCD बोल दो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो, ये सब एक ही बात है। ये पूछ ले आपसे बोर्ड में, ये पूछ ले, एक ही बात है, दोनों का सेम मीनिंग है। डिवाइजर जब रिमाइंडर 0 होगा उस केस में हम डिवाइजर को फैक्टर्स बोलते हैं, तो इसीलिए आप इसको GCD भी बोल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स है, उनका हमें निकालना है 9 और यहाँ पर 12। अगर आप 9 के फैक्टर्स देखोगे तो 1, 3, 9 ये सारे के सारे होंगे, और अगर 12 के फैक्टर देखेंगे 1, 2, 3, 6, 12, 4 ये सारे के सारे होंगे। तो अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर देखें तो हमारा क्या होगा, एक तो 1 होगा, ये 9 और 12 दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा क्या होगा 3 एक कॉमन फैक्टर होगा। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दोनों है, 1 भी है और 3 भी है, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 और 3 में से सबसे पहले आप गिवन नंबर्स में हमेशा कॉमन फैक्टर निकालोगे, फिर आप देखोगे कि हाईएस्ट कौन सा है। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3। तो उस केस में आपका HCF होगा, अगर हम HCF इस टाइप से लिखते हैं, 12 और 9 का HCF देखें तो आपका होगा 3, क्योंकि HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर तो 1 और 3 दोनों ही हैं, पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका 3। अब अगर आप एक और एग्जांपल ले, जैसे कि यहाँ पर आप ले लो 27 और 9, तो 27 के फैक्टर्स होंगे आपको, ये ए पार्ट है और ये बी लिख लो, 1, 3, 9, 27, ऐसे ही 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 9। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स में देखो, एक और नंबर ले लो, यहाँ पर ले लो 6, और 6 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6। तो अगर हम देखें इन तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, एक तो 1 तो क्योंकि सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, ये तो सभी में होगा। देन कॉमन फैक्टर क्या है 3 एक कॉमन फैक्टर है। जब 3 ये कॉमन फैक्टर है इसमें भी, तो अगर हम देखें 1 और 3 में से हाईएस्ट कौन सा है, 1 है या 3 है, 3 है। तो अगर हम HCF की बात करें इन तीनों नंबर्स के 6, 9, 27, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 3, या आप लिख दो GCD क्या हो जाएगा 6, 9, 27, इसका हो जाएगा GCD 3। तो ये मेन आंसर होगा। आप GCD लिख दो, HCF लिख दो, जो भी आपसे एग्जाम में पूछो, दोनों का सेम ही मीनिंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात करें, दोनों ही केस में हमेशा क्या होगा, जो कॉमन होगा और सबसे बड़ा होगा फैक्टर, हम वो ही लेंगे। कॉपी कर लो ये सब। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ये तो छोटे नंबर थे, तो हमने पता लगा लिया कि फैक्टर्स क्या होंगे। अगर नंबर्स बड़े हो, 4 डिजिट्स नंबर हो, 3 डिजिट्स नंबर हो, तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि क्या HCF होगा। तो वो भी हम करेंगे। उसके लिए हमें उससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने की नीड है। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो HCF LCM की रिगार्डिंग है, आपकी नंबरिंग आप खुद देख लेना क्या आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे, और फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 80, और इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे।
बट एग्जाम में आपको ओनली एक ही मेथड फॉलो करना है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ निकालो आप, एलसीएम निकालो, आपको मेथड एक ही फॉलो करना है। एलसीएम अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ये जो मेथड है फैक्टर ट्री का, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसा कि ये फर्स्ट मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को 2 नंबर्स में ब्रेक कर लेते हैं। कोई भी 2 नंबर्स में ब्रेक कर लो। यहाँ पर हो गया 10 8, 10 8 जा क्या होगा, 80 ही होगा। तो ये मैंने 80 को 2 नंबर्स में ब्रेक कर लिया, 10 और 8। इसके बाद आपको हर बार गिवन नंबर को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। 10 को 2 नंबर्स में ब्रेक करोगे तो 2 5, 2 ही नंबर्स में ब्रेक करना है, इससे ज्यादा नहीं ब्रेक करना। और 8 को भी 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, 2 4। अब देखो ये 2 तो एक प्राइम नंबर है, 4 5 भी एक प्राइम नंबर है, और एक ये 2 भी प्राइम नंबर है। बट 4 क्या है, ये भी फर्दर ब्रेक होगा। तो 2 2 ये क्या हो गया, फर्दर ब्रेक हो गया। तो 2 2 जा 4 ये बन गया। तो जब आप 80 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो आप ओनली प्राइम नंबर्स को लिखोगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम नंबर्स पहला क्या है, 2 × 2 ये है। फिर कौन सा आ रहा है, सारे के सारे नंबर्स लोगे आप जो भी प्राइम है इसमें, ये है ची वो कितनी भी बार आए ये मैटर नहीं कर रहा प्राइम नंबर्स, बट आपको लिखने सारे हैं। तो आप यहाँ से कैसे भी लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 × 5 × 2 और ये आगे, अब ये 2 आगे 2 × 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम हमेशा क्या करेंगे कि हमेशा जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे के सारे लिखेंगे। यहाँ पर 2 5 ये लिख दिए, ये प्राइम नंबर्स है, ये भी 2 एक प्राइम नंबर, और देन फर्दर ये भी 2 × 2 ये भी एक प्राइम नंबर्स हुआ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका यही आएगा, इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता, क्योंकि आप किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, आना तो आपका क्या है, प्राइम नंबर्स ही आना है। तो इसमें आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, जस्ट आपको लिखने प्राइम नंबर्स है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो एक बार हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन, अब जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया वो देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर से कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसका मेथड है। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन, ये हो गया, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि 40 या आप लिख लो 75 लिख लो। तो 75 अगर हम लिखेंगे तो इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, 15, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें की वैल्यू आपको बतानी है, और ये हो गया 5, ये 5 हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर आपका देखा तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि किसी भी नंबर को ब्रेक करके ये फैक्टर ट्री बना देते हैं। फैक्टर ट्री मीन क्योंकि आगे इसकी फर्दर ब्रांचेज हो रही है, और हर बार आपको नंबर को ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इससे ज़्यादा नहीं डिवाइड करना। फर्दर जब तक नंबर आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए तब तक आपको इसको ब्रेक करते रहना है। और यहाँ पर क्या है, ये x है, तो x की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर। या कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे ये 5 तो मैंने लिख दिया, अगर मैं ना लिखूं और यहाँ पर y लिख दूं और मैं लिख दूं x/y क्या है, तो ऐसे भी करके सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुछ ही पूछ सकता है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले 75 है, 75 को अगर मैं 15 के थ्रू ब्रेक करूंगी तो 15 को जब 75 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 5। तो इट मीन्स आपकी x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5। और अगर हम 15 को फर्दर ब्रेक करेंगे तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 15 मिल जाए, तो उस केस में आपका यहाँ पर y आ जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। दोनों की क्या होगी, सेम ही वैल्यू होगी x और y। और ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/5, तो 1। ऐसे करके कभी कभी सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये फैक्टर
ट्री एक्सप्लेन किया है, हमेशा गिवन नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और तब तक फर्दर ब्रेक करते रहेंगे जब तक आपको प्राइम नंबर ना मिल जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेथड हमको हर बार फॉलो करना है एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस टाइप से लिखोगे 80। अब ये इस नंबर को जो भी प्राइम नंबर इसका जो छोटा या जो भी प्राइम नंबर इसका फैक्टर है वो लिखेंगे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 40। फर्दर बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर हो 0, 2, 4, 6 तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। तो अब ये फर्दर भी 2 से डिवाइड होगा। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपने ये रहने दो, ये देखो यहाँ से 2 को जैसे आपको डिविडेंड क्या है 40, तो 40 को ऐसे डिवाइजर से डिवाइड करना है ताकि आपका क्या हो, रिमाइंडर 0 और वो फैक्टर बन जाए। होने को 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट मैंने इस टाइम यहाँ पर 2 यूज किया है। आप 5 भी यूज कर सकते हो, करने आपको प्राइम नंबर से है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 यूज करूंगी तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 20 कोसेंट आ जाएगा, क्योंकि 0 ये जा नहीं रहा था तो इसको ऊपर लिख देंगे, ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको हमेशा ये कोसेंट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है। तो जब आपने 40 डिविडेंड को 2 से डिवाइड किया और उस केस में रिमाइंडर हमेशा आपका 0 होना चाहिए, तो इसको इट मीन्स डिवाइजर हमेशा फैक्टर होना चाहिए आपका हमेशा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेंट जो आपका ये है, यहाँ पर आप हमेशा कोसेंट लिखोगे। अब 20 आ गया, तो 20 को हमने फर्दर 2 से 5 से किसी से भी कर लो, 2 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 10। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया फैक्टर और यहाँ पे लिख दिया 10। ये फर्दर 2 से डिवाइड होगा और आपका यहाँ पर हर बार आप कोसेंट ही लिखोगे 5, ये फर्दर 5 से होगा। तो आप जब इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 2, ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हो, 4 टाइम्स 2 है ना, इंटू 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितनी टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 2 आया है। तो आप उस केस में 2 की पावर भी चढ़ा सकते हो। तो 80 इज इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 80 ही आएगा। तो ऐसे भी लिख दो या ऐसे भी लिख दो, सेम है। बट एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो ये वाला मेथड हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमें हमेशा यही करना है, सेम नंबर की जो भी हो आपको हमेशा गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना और उसका कोसेंट हमेशा नेक्स्ट टर्म में लिखते रहना है। यहाँ पे 2 80 को डिवाइड करेगा तो 40 आ जाएगा कोसेंट, देन 40 को 2 फैक्टर है तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे करके सारा का सारा फैक्टर्स हम फैक्टराइजेशन करके लिख देंगे और जो भी नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उसकी उतने टाइम्स हम पावर चढ़ा के लिख देंगे। इसी के रिगार्डिंग अगर हम एक क्वेश्चन और देखें, जैसे कि यही देख लेते हैं B75। तो जब 75 को इस मेथड से करेंगे तो 75 को आप 3 से कर लो, 3 ये आ जाएगा, 2 जा 6 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब आप 3 से 75 को डिवाइड करोगे, जब 3 फैक्टर होगा 75 का, उस केस में आपका कोसेंट होगा 25। अब ये जाएगा 5 से और ये फर्दर जाएगा 5 से। तो आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका क्या 1 नहीं आ जाता। 1 आ जाएगा वहीं पर आप स्टॉप कर दोगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे 3 इंटू, ऊपर से लिखो नीचे से लिखो कोई मैटर नहीं करता, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 5 स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स आपको हर बार प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और फैक्टर उस केस में वो फैक्टर होना चाहिए। इट मीन्स प्राइम फैक्टर हम यूज करेंगे और आप तब तक करोगे ये मेथड जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। कॉपी कर लो इसको। इसके बाद एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में भी थोड़ा क्लियर नहीं है, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, सीबीएसई ने इसके रिगार्डिंग भी इतने इजी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे हुए हैं
प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन के रिगार्डिंग, कंपोजिट नंबर्स के रिगार्डिंग। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सीबीएसई ने इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्राइम नंबर। पहले हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे लगा आई थिंक बच्चों को पता ही होना, ये तो छोटी क्लासेज में ही पढ़ा देते हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आप लिखोगे प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स विच 1 और एक नंबर इटसेल्फ। यही 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के केस में। तो आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, 2 ले लो, 2 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, एक तो 1 होगा, और प्राइम नंबर के केस में हमेशा ओनली 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो कौन कौन से, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो अगर हम 2 भी एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ 2। ऐसे ही अगर आप 7 देखो तो 7 के भी 2 ही फैक्टर्स है, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अगर आप 101 देखो तो ये भी एक 3 डिजिट प्राइम नंबर है, और इसके भी फैक्टर्स क्या है, इसके भी फैक्टर्स है 1 और 101। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी के 3, 7, 5, 11, 19 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सभी में एक तो सबका फैक्टर 1 है और एक नंबर इटसेल्फ है, इसलिए हम इन्हें प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो प्राइम नंबर के केस में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अगर इससे ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वहां हम कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, बट इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, को प्राइम नंबर्स। कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स का मीनिंग है कुछ भी उन नंबर्स में कॉमन ना हो। ये मैटर नहीं करता वो दोनों प्राइम नंबर्स है या नहीं है, बट उन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आपको इतना डेफिनेशन किसी की भी लिखने की नीड या लर्न करने की जरूरत नहीं, बस आपके बेसिक, इट मीन्स आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से अब सीबीएसई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, एनालाइज कर रही है आपको कितनी नॉलेज है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 12 और 5, तो आप यहाँ पर देखोगे 12 और 5 को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि 12 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो को प्राइम नंबर्स में नो कॉमन फैक्टर्स। तो वो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वो सारे के सारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, और ये मैटर नहीं करता कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। 5 तो यहाँ पे प्राइम है पर 12 तो नहीं है, पर अगर आप देखोगे 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 12 और 5 क्या होंगे, कॉमन प्राइम, सॉरी को प्राइम नंबर्स होंगे। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल लो तो आप ले सकते हो 8, 9 और 8, 9 और 25। अब अगर आप देखोगे इन तीनों नंबर्स 8, 9 और 25, ये तीनों के तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम भी नहीं है, और बट इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी को प्राइम नंबर्स होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बस आप ये मत समझ लेना कि को प्राइम नंबर्स मीन्स प्राइम नंबर्स ही होता है, उनमें कुछ कॉमन ना हो। अगर आप 2 प्राइम नंबर्स लोगे, जैसे कोई भी ले लो 5 और 3, इनमें तो वैसे भी कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 1 अगर आप कहो 1 तो सभी में होता है, 1 की बात नहीं करोगे, 1 को छोड़कर बात करेंगे हम, तो 1 की बात नहीं करोगे आप, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो वो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स ना हो 1 को छोड़कर, तो वो प्राइम हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, वो हमेशा को प्राइम नंबर्स का सेट कहलाएगा। तो 12 और 5 भी एक को प्राइम नंबर का सेट है,
8, 9 और 25 भी एक को प्राइम नंबर का सेट है, और ऐसे ही 3 और 5 भी एक को प्राइम नंबर का सेट है। कॉपी कर लो इसे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स में पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के, तो उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंपोजिट मतलब किसी से मिलकर बना हुआ है, तो आप यहां पर लिख लोगे नंबरिंग खुद डाल लेना कौन सी हम कर रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो उस केस में हम कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अब 12 ले लो, 12 के क्या 6, 1, 3, 4 आगे भी होने, ऐसे ही 8 ले लो, 8 के क्या फैक्टर्स होंगे 2, 1, 4, 8, ये सारे के सारे होंगे। 6 के क्या होंगे 1, 2, 3, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। 120 ले लो, ये भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 50 ले लो, तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, बिकॉज इन सबके अगर आप देखो तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। 12 के भी ये सारे फैक्टर है, मोर देन 2 है। 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, ऐसे ही 6 के भी ज्यादा फैक्टर है। तो जब भी किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। कॉपी कर लो ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है। इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम को सोल्व करना देखेंगे, और एचसीएफ एलसीएम और प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर क्लास में हम कंप्लीटली एचसीएफ एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे देखेंगे, और फिर सीबीएसई ने जो पूछे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ तो हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीएम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एल का मीनिंग होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। एल मीन्स लिस्ट, सी मीन्स कॉमन और एम मीन्स मल्टीपल। तो एक बार आप ये देखने से पहले, इससे पहले एक बार ये कर लो कि हमने मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स अभी नहीं किया ना, तो पहले वो देख लेते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले आप देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर हम एलसीएम करेंगे। मल्टीपल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल्स इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे जो आए। तो जैसे अगर आप 2 के मल्टीपल्स लिखोगे, 8 के मल्टीपल्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 बन जाए 8, 16, 24, 32, 40, ये सारे के सारे क्या होंगे 8 के मल्टीपल्स होंगे। अब आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स लिख सकते हो, जैसे 10 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 10। मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई करने पे जो आए। जब 8 को आप 1 से करोगे तो 8 हो जाएगा, 16, 8 को 2 से करोगे तो 16 हो जाएगा, 8 को 3 से करोगे तो 24 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो मल्टीप्लाई करने पे आएंगे वो सारे मल्टीपल्स कहलाएंगे। अगर आप 10 की बात करो तो 20, 50, 60, 90, 110, ये सारे के सारे क्या होंगे सो ऑन। इसका मीन्स आगे भी और भी ले सकते हो आप। तो सारे के सारे क्या होंगे, ये 10 के मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स मीन्स जो मल्टीप्लाई करने पे आए। तो जब भी आप गिवन नंबर को 1, 2, 3, 10, 11 किसी से भी मल्टीप्लाई करके कुछ भी लिखोगे तो वो सारे के सारे उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं, तो 10 का मल्टीपल 20 लिख दो। 10 2 जा 20 होता है, 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 आ जाएगा। सारे के सारे नंबर्स ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहे हैं। नेक्स्ट आप लिखो कॉमन मल्टीपल्स।
जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स देखा था वैसे ही सेम कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें भी हम मोर देन वन नंबर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर 8 और 10, या अभी 8 और 10, 8 के मल्टीपल्स होंगे 8, 16, 40 और भी होंगे। अगर 10 के मल्टीपल्स देखें तो यहाँ पर हो जाएंगे 20, 30, 40 और सो ऑन। आगे भी चलते रहेंगे। इसमें भी 80 भी आ जाएगा अगर आप लिखोगे, इसमें भी 80 आ जाएगा अगर आप लिखोगे। तो लिखने को तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो दोनों में कॉमन हो पर मल्टीप्लाई करके आए। तो 8 के अगर आप मल्टीपल्स देखोगे 8, 16, 40 और 80, ये सारे के सारे और सो ऑन आगे भी आप लिख सकते हो। ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल्स होंगे। 10 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आएगा। 10 को 3 से करें तो 30 आएगा। 4 से करो तो 40 आएगा। और 10 इंटू 8 80 आएगा। तो ये सारे 10 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल्स होंगे। अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें 10 और 8 के, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा और भी आगे होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स मीन्स जो दोनों में कॉमन हो और मल्टीप्लाई करके आए। तो अगर आप देखो तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 और 8 दोनों का मल्टीपल क्या है 40 भी है। 10 और 8 दोनों का मल्टीपल क्या है 80 भी है। तो ये दोनों के दोनों 10 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। यहाँ पर हमने 2 नंबर्स लिया, आप मोर देन 2 नंबर्स भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप ऐड कर लो 2 लिख लो, 4 लिख लो, 4, 8, 10, तो उस केस में भी क्या हो जाएंगे आपके यही आएंगे कॉमन। 40 आ जाएगा, 80 आ जाएगा और सो ऑन भी आ जाएगा। तो होने को क्या है और भी बहुत सारे मल्टीपल होंगे। बट जब हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे इट मीन्स वो सभी गिवन नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो। तो 40 क्या होगा 4 का भी कॉमन मल्टीपल है, 8 का भी कॉमन मल्टीपल है और 10 का भी कॉमन मल्टीपल है। तो 10 इट मीन्स ये सभी का क्या है कॉमन मल्टीपल्स है। ऐसे ही अगर हम 80 देखें तो 84 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स आप कह सकते हो 84, 8 और 10 तीनों का कॉमन मल्टीपल है। तो 40 और 80 दोनों के दोनों और सो ऑन और भी बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जो इन तीनों नंबर में कॉमन होंगे। आप मोर देन 3 नंबर्स भी ले सकते हो। तो वो सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे मल्टीपल्स जो गिवन नंबर में कॉमन है उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। कॉपी कर लो ये। अब हम बात करेंगे एलसीएम, इट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्योंकि पहले हमें मल्टीपल्स और कॉमन मल्टीपल्स का मीनिंग नहीं पता था, तो अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स और मल्टीपल्स का मीनिंग देखने के बाद एलसीएम क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एलसीएम और आप इसे लिख सकते हो लिस्ट। ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है एलसीएम ही करके आए मल्टीपल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन मल्टीपल्स तो, बट वो किस टाइप के हो, लीस्ट, सबसे छोटे। लीस्ट मीन्स सबसे छोटे। तो अगर मैं 12 और 8 के मल्टीपल देखूंगी तो ये हो जाएगा 12, 24, आगे भी होंगे। और ऐसे 8 के देखूंगी तो 8, 24 और इसके भी आगे मल्टीपल्स होंगे। अगर हम देखें होने को और भी आगे मल्टीपल्स होंगे, इनके दोनों के होंगे। 12 के भी फर्दर मल्टीपल्स लिख सकते हो, 8 के भी फर्दर मल्टीपल्स लिख सकते हो। पर आप देखोगे सबसे पहले जो सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है वो आपका होगा 24। तो इस केस में जब भी आप एलसीएम की रिगार्डिंग बात करोगे तो आप लीस्ट मीन सबसे छोटे कॉमन मल्टीपल की बात करोगे। और अगर आप देखो 12 और 8 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले आ रहा है वो है आपका 24। तो आप इसको ऐसे लिखोगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इज इक्वल टू 24 होगा। यहाँ पर तो हमने 2 नंबर्स की बात करी है। अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लो
3, 9 और 12। अब अगर आप 3 के मल्टीपल्स लिखो 3, 9, 12, 36, ऐसे ही 9 के मल्टीपल्स लिखो और भी होंगे तो 3, 9 और 36 सोन, और 12 के मल्टीपल्स होंगे आपके 12, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा ना तो ये तो फैक्टर हो जाएगा, 9, 36 और फर्दर इसके क्या आएंगे मल्टीपल्स आएंगे 12 के होंगे 12, 24, 36। तो आगे सो ऑन आप कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हो। तो 3 की ये सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे, 9 के 9, 36 सो ऑन सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे, 12 के ये सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे। बट अगर हम कॉमन देखेंगे और लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे 3, 9 और 12 का, तो वो आप देखोगे सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है जो सब में कॉमन हो, सबसे कॉमन और ये आएगा आपका 36। तो 3, 9, 12 का जो लीस्ट कॉमन मल्टी तो 3, 9, 12 का अगर आप एलसीएम लिखोगे तो आप उस केस में लिखोगे 36, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा कॉमन कोई भी ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं होगा जो तीनों में ही कॉमन हो। तो इसलिए 36 क्या होगा, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होगा जो इन तीनों का होगा। कॉपी कर लो ये सब। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने छोटे नंबर थे तो इससे पता कर लिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर ये इस टाइप से अगर छोटे नंबर ना हो तो उस केस में हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अब देखेंगे। जैसे हमें एक नंबर दे रखा है 120, अब हम निकालेंगे एचसीएफ, और ये तो चलो हमने अब हेडिंग लिखी ही रखी है, हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए। अब तो इसके रिगार्डिंग जो भी टर्मिनोलॉजी थी हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली। तो हमारे पास नंबर है जो मेन है वो है 120। इसमें हम एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे। तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं 120, ये जाएगा 2 से 60, देन 30, देन 15, देन 5। छोटा बड़ा आप कोई भी नंबर पहले लिख सकते हो। और जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, और आप लिख सकते हो 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन को, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये रहने दो नीचे, क्योंकि ये तो फिर यहाँ पर प्राइम रहा ही नहीं ना नंबर, ये रहने दो। तो ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगा 2 पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 120 आएगा। अब ये तो एक नंबर है, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो हम कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको मोर देन 1 नंबर चाहिए। तो एक और नंबर हम लेते हैं, ये तो 120 है, एक हम ले लेते हैं 10, या बड़ा लेना है तो आप 80 लिख ले लो। तो 80 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 40, 20, ये आ गया 10, ये आ गया 5 और ये आ गया 1। तो आप जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 80 का, 2 इंटू 2, ये हो गया 4 टाइम्स 2 इंटू 5, 2 की पावर 4, और ये आ गया 5, ये हो गया 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो ये हो गया 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक बात और, आप चेक कैसे करोगे जो आपने निकाला वो सही किया है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जो ये RHS आई है ना आपकी, वो हमेशा मल्टीप्लाई करने पर यही आएगी, क्योंकि 2 पावर 4 आपका क्या होगा 16 इंटू 5 80 ही होगा। इट मीन्स हमने सही फाइंड आउट किया है 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही अगर आप 120 का देखोगे तो 2 पावर क्यूब होगा 8, 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 40, 40 इंटू 3 120। तो 120 भी क्या एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर भी हमने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कि जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला वो सही तो किया है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो HCF अगर हम देखें तो 120 और 80 का HCF जैसा कि नाम से ही पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों नंबर को डिवाइड करे 120 को और 10 को। तो आपको हर बार क्या करना है, जो भी प्राइम नंबर्स है ना सेम प्राइम नंबर्स की मिनिमम पावर देखनी है। HCF के केस में क्या करनी है आपको, देखो सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डिवाइड करेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी दो नंबर्स हैं उनमें जो भी प्राइम नंबर्स है, कोई भी एक प्राइम नंबर्स को पहले आप पकड़ लो और उसकी सबसे छोटी पावर देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ले लिया 5, 120 में भी 5 है, ये रहा 120 में भी 5 है और 80 में भी 5 है, इसे हम यहाँ लिख लेंगे 5। इसके बाद अगर हम देखें 120 में तो 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है, बट 80 में क्या है 3 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये 3 नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। इसके बाद है यहाँ पर है 120 में 2 पावर क्यूब है और यहाँ पर है 2 पावर 4, 80 में 2 पावर 4 है। तो हमने क्या कहा है, HCF में आप हमेशा मिनिमम पावर देखोगे प्राइम नंबर्स की, हर एक प्राइम नंबर्स की। तो 2 पावर 3 और 2 पावर 4 में से छोटी पावर कौन सी होगी, 2 पावर 3 छोटी होगी। तो उस केस में आप यहाँ पर लिखोगे 3 और आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 पावर 3 को कैसे लिख सकते हो 3 टाइम्स 2 और ये आ जाएगा 8 इंटू 5 40। और आप देखो यहाँ पर 40 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसलिए HCF अगर हम बात करें 120 और 80 की तो इनका HCF होगा 40। तो सबसे पहले आपको हमेशा देखना है दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लेना है। फर्दर उनकी हम पावर्स लिख लेंगे, जो भी पावर्स बनेगी। पावर्स हम कैसे लिखेंगे, अगर कोई जैसे 2 4 टाइम्स रिपीट हुआ है 1 2 3 4 तो इसकी पावर 4 लिख देंगे। अगर यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो उसकी पावर 3 लिख देंगे। तो जितने टाइम्स जो भी प्राइम नंबर रिपीट होगा हम उसकी पावर उतनी ही लिख सकते हैं और फर्दर प्राइम नंबर्स लिख देते हैं, जो भी प्राइम या जो भी नंबर्स हो वो लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम जब HCF देखते हैं तो उसमें देखते हैं कोई भी सबसे पहले जो कॉमन प्राइम नंबर है दोनों में वो पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आप 3 भी ले सकते हो, स्टार्टिंग से 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया 5 प्राइम नंबर, 120 में भी है और 80 में भी 5 प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटी पावर 5 की 1 ही है तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया HCF में, देन मल्टीप्लाई लिख दिया। इसके बाद 3 देखेंगे तो 120 में तो 3 है बट 80 में क्या है 3 नहीं है, तो आप ये प्राइम नंबर नहीं लोगे यहाँ पर, क्योंकि HCF में आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो मिनिमम। जब भी हम HCF की बात करेंगे तो मिनिमम की बात करेंगे, सबसे छोटे। तो कहने को आप ऐसे मत कह देना कि ये मत समझ लेना कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, फिर ये गलत हो जाएगा। ऐसे करो, आप ये लिखो ही मत, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसको ये लिखो ही मत, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब हम LCM में लिस्ट की बात करेंगे वहां पर भी हम क्या करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं, लीस्ट की बात करते हैं। तो आप ऐसे कर लो ध्यान कि जो भी छोटी पावर होगी ना प्राइम नंबर की वो हम उतारेंगे यहाँ पर। और अगर कोई भी नंबर दोनों में नहीं हो, जैसे 3 इसमें 120 में तो है बट 80 में नहीं है, तो ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा। 2 पावर क्यूब इसमें छोटी है क्योंकि 2 पावर 4 यहाँ पर बड़ी है, तो 2 पावर क्यूब हमने यहाँ लिख दिया। और 8 इंटू 5 40 इसका आ गया, HCF आ गया। अगर आप LCM की बात करोगे 120 और 80 का LCM क्या होगा, तो उसमें आप हमेशा इसका अपोजिट देखोगे।
उसमें क्या देखोगे आप, सारे के सारे स्टार्ट आप सबसे पहले प्राइम नंबर से ही करोगे। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, हमने लिख दिया, पीछे से स्टार्ट कर लिया। ऑर्डर से ही करना, अगर रैंडमली कोई भी पिकअप करोगे तो कोई ना कोई नंबर आप भूल जाओगे, इसलिए आप पीछे से आगे से स्टार्ट करना। हमने पीछे से स्टार्ट किया, 5 ले लिया, तो 5 दोनों में है, तो ऐसे नहीं दोनों में है तो आप 2 बार लिख दोगे। कॉमन की बात कर रहे हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो एक ही बार लेंगे, 5 लिख दिया। इसके बाद 3 120 में तो है बट 80 में नहीं है। पर एलसीएम की जब भी हम बात करेंगे तो आप हमेशा क्या करोगे, यहाँ पर वो भी लिखोगे जो नहीं है दोनों में। तो 3 वो आपको मैं बताऊंगी उसका रीजन क्या है। 3 इसमें तो है इसमें नहीं है, बट आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो 3 लिख दिया हमने। इसके बाद 2 पावर क्यूब और 2 पावर 4 है, तो एलसीएम में आप हमेशा हाईएस्ट पावर देखोगे प्राइम नंबर की। तो यहाँ पर 2 पावर क्यूब है, यहाँ पर 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 2 पावर 3 से बड़ा होता है, इसलिए आप यहाँ पर 2 पावर 4 लोगे। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 16, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 240। और अब आप यहाँ पर देख लो 240 120 का भी मल्टीपल है और 80 का भी मल्टीपल है, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम का। तो जब भी आप एलसीएम की बात करोगे, दोनों में आप पीछे से स्टार्ट करोगे, वो नंबर दोनों में प्रेजेंट हो, किसी भी एक नंबर को स्टार्टिंग मान लो आप। मैंने 120 से स्टार्ट किया, पीछे से 5 लिया, इसमें तो 5 था और इसमें भी था तो मैंने लिख दिया। लिखना है एक ही बार, ऐसे ही दोनों में है तो 2 बार लिख दो, नहीं एक ही बार। फिर उसके बाद 3 देखेंगे, इसमें तो 3 है इसमें 3 नहीं है, तो मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि एलसीएम में आप सब कुछ लोगे, क्योंकि मल्टीपल्स होते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। और 2 पावर क्यूब और 2 पावर 4 में से क्या होता है, 2 पावर 4 बड़ा है, तो एलसीएम में आप हमेशा बड़ी पावर को लिखोगे, एचसीएफ में आप हमेशा छोटी पावर को लिखोगे। एलसीएम में आप वो सारे नंबर लिखोगे दोनों में हो, भी एक में है एक में नहीं है, फिर भी वो नंबर लिखना है। अब जबकि एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए वो नंबर, तब लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन उतार लो, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि फर्दर जो हम नेक्स्ट क्लास में एचसीएफ के रिगार्डिंग, जो भी पहले तो मेन टाइप के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एचसीएफ के रिगार्डिंग सारे के सारे वो डिस्कस करेंगे। देन फर्दर हमने जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एचसीएफ एलसीएम के रिगार्डिंग। कोई भी छोटा सा नंबर ले लो, 27 और 36। तो 27 का जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 1, और 36 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा ये आ गई। तो 27 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स मीन्स कितने टाइम्स 3 को लिखा गया, 3 टाइम्स। तो 27 को आप लिख सकते हो 3 पावर 3, और 36 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 2 इंटू 2 करोगे जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो आप 3 स्क्वायर लिख दोगे, 2 भी 2 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 पावर 2 लिख दोगे। स्क्वायर बोलो 2 पावर 2 बोलो, एक ही बात है। तो अगर अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो आप देखोगे एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन नंबर लेंगे। सबसे पहले हम कॉमन नंबर ही देखेंगे। 2 इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, ओके। अब इसमें है 27 में 3 पावर 3 और 36 में 3 पावर 2। तो हमें क्योंकि एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर देखते हैं, तो 3 पावर 3 और 3 पावर 2 से छोटा क्या होगा, 3 पावर 2। इट मीन 3, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3, जो कि 9 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से देख लो। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देख लो,
27 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। 36 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब दोनों में 3 कितने टाइम्स कॉमन है, कोई भी नंबर, इसमें क्या है 2 टाइम्स, इसमें भी क्या है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कॉमन होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो कॉमन है वही लिखना है क्योंकि एचसीएफ में कॉमन फैक्टर की बात करें तो 3 × 3 यही सबसे छोटा होगा, क्योंकि एचसीएफ में हमें सबसे कम पावर का देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 × 3, 3 × 3 ये दोनों में कॉमन है, इसके बाद तो 2 आ रहा है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा 27 और 36 का 9। अगर हम एलसीएम की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पावर से देखोगे तो यहाँ पर है 3 पावर 3, यहाँ पर है 3 स्क्वायर। तो क्योंकि 3 पावर 3 3 पावर 2 से बड़ा है तो आपको हमेशा क्या लिखना है, बड़े एलसीएम में हमेशा बड़ी वाली पावर लिखनी है इनटू। अब यहाँ पर तो कुछ भी और नहीं है, बट इधर है, इधर क्या है 2 पावर 2, तो एलसीएम में वो सब कुछ लिख लेते हैं जो दोनों में से किसी भी एक नंबर में हो। तो यहाँ पर क्योंकि 2 पावर 2 था नहीं बट यहाँ है तो इसलिए ये भी उतारेंगे। एचसीएफ में कुल मिला के हम जो कॉमन होता है पहले वो देखते हैं और सबसे छोटी पावर देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो वो लिखते हैं और दोनों में कॉमन की जो छोटी पावर हो उसको लिखेंगे। जबकि एलसीएम में क्या होगा, हम कॉमन नंबर तो देखेंगे पर जो सबसे बड़ी पावर कॉमन नंबर देखेंगे या कॉमन ना भी हो तब भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एलसीएम में हम क्या करेंगे मल्टीपल्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीपल्स तो मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। तो एलसीएम में हम वो सब कुछ लिखेंगे, पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिख दोगे आप, फिर जो दोनों में कॉमन नहीं है किसी एक नंबर में भी दिया हुआ है वो भी हाईएस्ट पावर की फॉर्म में लिखोगे, तो ऐसे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होना। और भी हम फर्दर नेक्स्ट टाइम एचसीएफ एलसीएम के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन टाइप्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सारे के सारे जो सीबीएसई ने पूछे क्वेश्चन वो डिस्कशन करेंगे। कॉपी कर लो ये, उसके बाद और ये एक क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, ये सीबीएसई ने पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट।